बताओ सावी, तुम चुप क्यों हो? और तुमने ये फोटोज एडिट करके क्यों डाली है? अरे तो फिर मैं और क्या करती? अब तुम तो मुझे इतनी सस्ती जगह लेकर आए हो, और अगर मैंने यहाँ की फोटोज डाली तो लोग मुझ पर हंसेंगे और खूब बातें बनाएंगे। क्या? हाँ अनंत, मैंने हमेशा से ही अपना स्टेटस एकदम हाई रखा है। हर पोस्ट और हर स्टोरी में एकदम कमाल की डालती हूँ। लेकिन सावी, अगर तुम्हें ये जगह इतनी ही नापसंद थी तो तुम मुझे आने से पहले ही बता देती ना, तो हम किसी और जगह चले जाते। अरे बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि दूसरी जगह ले जाने पर तुम मुझ पर बड़े पैसे खर्च करने वाले थे। अरे तब भी तुम्हारा बजट वैसे का वैसा ही रहता। मैं सब जानती हूँ। छोड़ो, पहले ही मेरा मूड खराब है और उस पर तुम और मत करो। अरे लेकिन सावी, मुझसे बात तो करो ना। ये अचानक से तुम्हें क्या हो जाता है? सावी अपना मूड खराब रखकर पूरी ट्रिप खराब कर देती है। ऐसे ही एक रोज, ओ गॉड माची, जल्दी से निकली है बाहर। अब क्या दिन भर बाथरूम में ही बैठोगी क्या? मुझे भी नहाना है। ऑफिस के लिए देरी हो रही है मुझे। क्यों रे नालायक, इतना क्या चिल्ला रही थी तू? दिमाग में भूसा भरा है क्या तेरे? तो आपको समझ नहीं आता क्या माजी? बाथरूम में कभी गाती रहती हो तो कभी अंदर ही खराटे मारते हुए सो जाती हो। अरे आपको क्या है, घर पर ही रहती हो दिन भर, लेकिन मुझे बाहर ऑफिस जाना होता है। अरे निकम्मी, तुझे ऑफिस के लिए निकलने में अभी और 1 घंटा बाकी है, तो इतनी क्या जल्दबाजी कर रही है तू? हाँ तो तैयार होने में मुझे आधा घंटा भी तो लगता है ना। अरे क्या हुआ है, सुबह सुबह क्यों हंगामा मचा रही हो आप दोनों? देखो आनंद, मैं कुछ नहीं जानती। ऊपरी मंजिल के किराएदार को खाली करवाओ और अब से तुम और मैं हम दोनों वहीं पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे एक ही बाथरूम है, एक ही रसोई है, और तो और हमारा कमरा भी काफी छोटा है। इसलिए मैं अब और एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो सावी? और बहू, वो हमारे किराएदार है, तो उन्हें हम रातों रात खाली करने के लिए नहीं कह सकते। और ऐसा तो नहीं है ना कि तुझे रोजाना देरी होती है। आज पहली बार ही देरी हुई है, तो तू इतना क्या सुना रही है? क्योंकि मुझे पता है माँ जी कि अब से ये ड्रामा रोजाना ही होने वाला है, और इसीलिए मुझे ऊपर जाना है। वहां पर अगर हम अलग से रहेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। नहीं नहीं, तेरे अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। उन लोगों से हमें किराया मिलता है, और आती हुई लक्ष्मी को हम नहीं ठुकराएंगे, वो भी तेरे इस छोटे से नखरे के कारण तो बिल्कुल भी नहीं। चल अब बातों में वक्त मत गवा और जा, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। फिर ऐसे ही एक रोज, जब अनंत की चचेरी बहन का जन्मदिन होता है, तभी सावी उसके लिए एक बहुत ही महंगा तोहफा लाती है, जिसे देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे बहू, तूने इतना महंगा तोहफा क्यों लाया है? हाँ सावी, मुझे लगा कि तुम पैसे वापस लेकर आओगे, लेकिन तुमने तो मेरे सारे पैसे डुबा दिए, और इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? ओफो अनंत, अब तुम्हारी ही कजिन का जन्मदिन है ना, और चाची जी और चाचा जी ने भी तुम्हें शादी में कितना अच्छा तोहफा दिया था। अरे वो शादी थी जो जिंदगी में एक ही बार होती है, तो उसमें उतना कीमती तोहफा देना भी बनता है। लेकिन ये तो जन्मदिन है ना, और वो तो हर साल आता रहता है, तो उसके लिए इतना महंगा तोहफा खरीदने की क्या जरूरत थी? अगलेट कही की। अरे माँ जी, अब हम जितना कॉस्टली गिफ्ट देंगे उतनी ही हमारी इज्जत बनी रहेगी, वरना हम उन्हें अगर ऐसे कुछ भी उठाकर दे देंगे तो वो लोग नाम भी रख सकते हैं। अरे मैंने तो उल्टा आप लोगों की लाज रखी है, और आप हो कि मुझे ही डांट रही हो। कमाल है। अरे लाज रखना अलग बात होती है, लेकिन यहाँ तेरे होते हुए हम तो जल्द ही कंगाल हो जाएंगे। और सावी, अगर इस तोहफे की जगह तुम कुछ सस्ता और अच्छा भी लेकर आ जाती तो उसमें भी मेरी बहन खुश हो जाती। वही तो। और वैसे भी हम लोग वहां पर जा रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल कर उन्हें दे रहे हैं, तो वही उनके लिए एक तोहफा है।
आजकल के जमाने में लोग अक्सर महंगे महंगे तोहफे देते हैं और वक्त ही नहीं दे पाते, जबकि जरूरत तो सबको वक्त की ही होती है। एग्जैक्टली माँ। इसीलिए दिखावा कम और प्यार ज्यादा। जिंदगी जीने का यही तरीका होना चाहिए। जो करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं चाह रही हूँ अपना काम करने। आप लोग और आपकी ये सस्ती सोच, आपको ही मुबारक हो। इतना कहकर सावी अपने कमरे में चली जाती है। दिन ब दिन देख रही हो कि ये कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही है। हाँ माँ, मुझे भी उसका कुछ समझ ही नहीं आता कि इसे ऐसे अचानक से क्या हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब तेजस्विनी और सावी दोनों बाजार में खरीदारी करने गई होती है, तभी अरे वाह बहू, वो देख, उस दुकान में सेल लगी हुई है। अरे अब तक की ये सबसे बड़ी सेल है और मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। चल जल्दी से, आज तो जमकर खरीदारी करेंगे इस दुकान में। अरे नहीं माँ जी, मैं नहीं आऊंगी वहां पर। मैं तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े खरीदने वाली ही लड़की हूँ और मैं ये सेल वेल के कपड़े नहीं खरीदूंगी। और बाय चांस अगर मुझे किसी ने वहां पर देख लिया तो बेफिजुल में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इसीलिए सॉरी, लेकिन आप ही जाओ वहां पर। अरे तेरी इज्जत की तो ऐसी की तैसी। चुपचाप चल मेरे साथ। देख कितनी भीड़ है वहां पर, तो उसमें तुझे कोई कैसे पहचान सकता है। चल जल्दी। मैंने कहा ना माँ जी, मुझे नहीं आना है वहां पर। अरे आप ही चली जा और तब तक मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। आपका होने के बाद आप आराम से आ जाना। अब सावी घर के लिए निकल जाती है और तेजस्विनी बाजार में अकेली ही रहती है। 2.5 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन तेजस्विनी अब तक नहीं आती, जिस कारण निर्मल और आनंद दोनों परेशान हो जाते हैं। ये सब क्या है बहू? अरे तू इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? अरे तू तेजस्विनी को उस भीड़ में छोड़कर आई ही क्यों? अगर तू कुछ देर तक उसके साथ रुक जाती तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला था? और अब ना जाने माँ कहाँ पर होगी। 2.5 घंटे हो गए हैं और उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। हद करती हो यार सावी। अनिल बेटा, चल, अब हम दोनों को ही बाजार जाना होगा। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। चलो चलते हैं। फिर वो दोनों तेजस्विनी को ढूंढने निकल ही रहे होते हैं कि उतने में तेजस्विनी घर आ जाती है। अरे कहाँ रह गई थी तुम? बहू को घर आए 2.5 घंटे हो गए हैं। जी वो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और वहां दुकान में भी इतनी भीड़ थी कि मेरा नंबर पूरे 40 मिनट खड़े रहने के बाद आया। लेकिन माँ, आप ऐसी जगह पर जाती ही क्यों हो जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है? अब देखिए, एक सेल के कारण आपने कितनी दिक्कतें झेली। अरे कोई बात नहीं बेटा, इतनी भी बुरा नहीं गई हूँ मैं जो ये सब सहन ना कर सकूं। वो तो है माँ जी। ये लीजिए, पानी पीजिए। कोई जरूरत नहीं है तेरे पानी की। अरे आज तूने जो हरकत की है वो बिल्कुल अच्छी नहीं की। मुझे बाजार में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और हम कितना घबरा गए थे। ऊपर से तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। बहू, अपनी सास से माफी मांगो और आइंदा से ऐसा बिल्कुल मत करना। पर पापा जी, अच्छा ठीक है, माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मुझे ये सेल वगैरह में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आइंदा से मुझे वहां पर लेकर भी मत जाइए। अरे तुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन अपनी सास के आदेश को तुझे स्वीकारना ही होगा। और आज तेरी इज्जत के चक्कर में अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या करती तू? बेवकूफ कहीं की। अरे क्या भी माँ जी, आप कोई 5 साल की दूध पीती बच्ची थोड़ी ना हो जो अकेली रही तो उसके साथ कुछ हो जाएगा। कोई लॉजिकल बात कीजिए ना। हमेशा यूं कुछ भी बात मत किया कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं जैसी रहती हूँ एकदम सही से रहती हूँ और आप लोगों की तरह मेरी सोच सस्ती नहीं है। सावी का बदलता व्यवहार देखकर ससुराल वाले भी उससे नाराज रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सुजाता सावी को कॉल करती है। और बेटी, कैसा है सब कुछ वहां पर? घुल मिल तो गई ना? आशा करती हूँ
कि तेरी जिंदगी में अब काफी अच्छा बदलाव आया होगा। कुछ बदलाव नहीं आया है और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा मेरे साथ। जो रायता मैंने फैलाया है उसे ही समेट रही हूँ और अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर वो होता ना तो उस रात में दोबारा इस घर की चौखट पार ही नहीं करती। तो चिंता मत कर बेटा, सब नया नया है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लगेगा। लेकिन देखना, एक बार तो सबके साथ अच्छे से घुल मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि तेरा जिंदगी जीने का नजरिया भी बदलेगा। चलिए माँ, अब आप भी मुझे बोर मत कीजिए। मैं पहले ही यहाँ के लोगों के कारण बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाद में करती हूँ मैं फोन। अरे पर बेटा, पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ है। ये सब मिलकर बस मेरे जिंदगी जीने के तरीके को बदलना चाहते हैं और सबको ये लगता है कि मैं दिखावा करके गलत करती हूँ। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि आजकल के जमाने में यही सब चलता है, क्योंकि हम भी अगर मामूली लोगों की तरह रहे तो आपको कोई भाव नहीं देगा। इसीलिए पूरी भीड़ में अलग बनकर निकलना बहुत जरूरी है, ताकि सब आपको देखे और आपका एक अलग ही रोब हो। वही दूसरी तरफ ऑफिस में, अरे क्या यार सावी, तेरी वेडिंग फोटोग्राफर ने अभी तक एल्बम भेज ही नहीं किया। तू तो बड़ा बोल रही थी कि कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर है जो एकदम क्वालिटी के साथ फोटो भेजेगा। तो कहाँ पर है तेरी फोटोज और तूने दिखाई क्यों नहीं मुझे अभी तक? अरे मेरी माँ, ऐसी बात नहीं है। वो फोटोग्राफर थोड़ा और वक्त लेना चाहता है। शायद आने वाले हफ्ते में शादी की फोटोज मिल जाएंगी, फिर मैं सामने से आकर दिखाऊंगी तुझे। अब तो खुश हो ना? ठीक है साबी, जैसा तू कहे। इसे तो बहुत पंचायत रहती है। लगता है किसी दिन मेरी इज्जत की बैंड यही बजाएगी। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन अगर इस टिम्पल को मेरा सच पता चल गया तो ये पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीट देगी और तब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। ना बाबा ना। सावी, जरा शुभ शुभ बोल यार। फिर एक दिन अचानक से निर्मल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और तभी, अरे आनंद बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसीलिए हमें फौरन उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना होगा। अब घबराओ मत माँ, हम पापा को अभी अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ आनंद, अरे वो नया वाला खुला है ना बड़ा सा हॉस्पिटल जो एवरग्रीन टावर के पीछे है। पूरे 15 मंजिलों वाला हॉस्पिटल है वो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हॉस्पिटल कितनी दूर है यहाँ से, जिसके कारण हमें आने जाने में कितनी दिक्कत हो सकती है। हाँ साबी, माँ सही कह रही है। पापा को एडमिट करने के बाद भले ही उनके पास नर्स होगी, लेकिन हमारे घर का भी एक व्यक्ति वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। नाश्ता देने के लिए, खाना देने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए, दवाइयाँ लाने के लिए। हमारा वहां पर बहुत काम होता है और इसीलिए मेरे हिसाब से पापा को हमें जीवनदान हॉस्पिटल में ही एडमिट कराना चाहिए। क्यों माँ? हाँ बेटा, यही सही रहेगा। अरे ये आप दोनों क्या करने जा रहे हो? अरे ये जीवनदान हॉस्पिटल तो बहुत सस्ता है और वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है सावी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जीवनदान हॉस्पिटल एक काफी अच्छा हॉस्पिटल है। अरे पर उस बड़े से हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स है और वहां पर एडमिट करने से पापा जी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाएगी। देखना आप दोनों। अरे लेकिन जो पढ़ाई वहां के डॉक्टर ने की है वही पढ़ाई यहाँ के डॉक्टर ने भी की है, इसीलिए तुम दिखावे पे मत जाओ और ये सब बातें करने का ये समय बिल्कुल भी नहीं है। अरे तो इसके साथ गप्पे मारते हुए क्या बेटा है? चल जल्दी अपने पापा को बाहर लेकर आ, तब तक मैं गेट पर खड़ी रहती हूँ। इन लोगों की मिडिल क्लास सोच के कारण कहीं किसी दिन मेरी शामत ना आ जाए। मायका भी वैसा ही था और अब ससुराल भी मुझे वैसा ही मिला है। काश मेरा पति कोई अमीर लड़का होता। खैर, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुहावरा तो मेरी चल रही स्थिति को बड़ी अच्छी तरह से दर्शा सकता है।
अब तेजस्विनी और अनंत निर्मल को पास के ही सस्ते हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। फिर एक दिन जब डिम्पल कोई काम कर रही होती है, तभी वो सावी के डेस्क पर किताबों के साथ साथ एक एल्बम भी देखती है। अरे ये क्या, इतनी छोटी और फीकी सी शादी। सावी ने तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें की थी। इसका मतलब वो सब एक झूठ था। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। फिर अश्विनी को उठाकर कमरे में ले जाया जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसे होश भी आता है। और तभी नालायक कही कि अरे मुझे लगा कि तू सुधर रही है, इसीलिए मैं तुझे अकेला छोड़कर गांव चली गई, लेकिन तूने वही किया जो तुझे करना था। खा खाकर एकदम मोटी हो गई है तू। अरे तू तो अब पहचान में भी नहीं आ रही है, इतना बदलाव आ गया है तेरे शरीर में। लेकिन माँ, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मेरी भूख पहले से बढ़ गई है और मुझसे तो अब रहा भी नहीं जाता। तो आप ही बताओ माँ कि मैं क्या करूँ। अरे बेवकूफ लड़की, अगर तू ही अपने जीवन में नियंत्रण नहीं लाएगी तो कैसे चलेगा। देख किंजल बेटा, जीवन में हर चीज हद में करनी होती है, और अगर वो हद पार की जाए तो 100% नुकसानदायक ही साबित होता है, जैसे कि तेरा हद से ज्यादा मात्रा में खाना। सॉरी माँ, मैं अब से आपको निराश नहीं करूंगी और मैं अपना वजन जरूर घटाऊंगी। पहले मुझे लगता था कि मैं चबी हो गई हूँ, सेहतमंद हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने मोटापे को जरूर कम करूंगी। आई एम रियली सॉरी माँ। अरे अपनी ये सॉरी पर चाट मसाला डाल और उसे भी खा जा तू, निकम्मी कही की। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तेरी इस हरकत पर हमेशा का पूर्ण विराम तो मैं ही लगाऊंगी। बहुत हो गया तेरा, अब से तू खाने का हर एक निवाला मेरे अनुसार ही खाएगी। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर एक काम मेरे कहने के हिसाब से ही करेगी, समझी कि नहीं? क्या? अश्विनी की बातों को सुनकर किंजल की बोलती बंद पड़ जाती है और फिर बाद में अश्विनी रचना और उत्कर्ष के पास जाकर उन्हें भी खूब डांट लगाती है। अरे तुम दोनों कौन सी दुनिया में खोए हुए थे? अरे किंजल कितनी मोटी हो गई है और तुम दोनों ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। माफ कीजिए माँ, लेकिन मेरे ऑफिस में पिछले 1 महीने से बहुत काम बढ़ चुका है, इसीलिए मैं घर आता तो खाना खाकर सीधे सोने ही चला जाता था। और माँ सच बताओ तो मैंने इस पूरे महीने में किंजल को देखा भी नहीं, इतना ज्यादा व्यस्त था मैं। अरे तू व्यस्त था ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये रचना, ये कौन सी रचना करते बैठी थी जो इसका अपनी ननन की तरफ ध्यान भी नहीं गया? अरे माँ जी, मैं तो उसे घर पर बना हुआ सादा खाना ही दिया करती थी, लेकिन पता नहीं, शायद वो फिर से चुपके से बाहर खाना खाने लगी है, इसीलिए उसका मोटापा इतना ज्यादा बढ़ गया। अरे माना कि वो बाहर का खाना खा रही थी, लेकिन तुझे उसका बढ़ता मोटापा नजर कैसे नहीं आया? और तूने उससे पूछा क्यों नहीं कि तू इतनी फैलते कैसे जा रही है, जबकि तू घर का ही खाना खा रही है? ये ख्याल तेरे सड़े हुए दिमाग में एक बार भी नहीं आया क्या? बता मुझे। नहीं माँ जी, अब आप 1 महीने के बाद आई हो, इसीलिए आपको फर्क दिखाई दे रहा है। वही हम तो किंजल को रोजाना देख रहे हैं और शायद इसी वजह से हमें उसका मोटापा नहीं दिखाई दिया। हाँ माँ, रचना सही तो कह रही है, हम तो उसे रोज देखते हैं, लेकिन आपने उसे इतने दिनों बाद देखा है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। और माँ, इन सब में रचना की भी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब आपकी बेटी का ही कसूर है। उसे तो बस खाने के चस्के लगे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो उसे रोज मिष्ठान भंडार में देखता है। वो वहां कभी कभी कचौरी या तो कभी समोसे खाती है। ना जाने उसे क्या हो गया है, लेकिन अब बस, मैंने भी उसे बहुत सुनाया है और अब तुम दोनों को भी कह रही हूँ, अगर वो कहीं भी चुपके से कुछ ठूसते हुए दिखे तब उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देना। अब कैसे भी करके उसका वजन तो घटाना ही होगा मुझे। उसे लगता है कि उसकी शादी को 8 से 9 महीने बाकी है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता कि ये महीने यूं निकल जाएंगे।
हाँ माँ, अब बराबर कह रही हो। अब आप ही उसे ठीक कर सकती हो, क्योंकि हम उस पर और खास करके उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। आपने उस पर विश्वास किया और गांव चले गए, लेकिन उसने फिर से आपका विश्वासघात कर दिया। लेकिन अब तो कल से देखना, एक माँ अगर प्यारी हो सकती है तो वो अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसकी नजर में बुरी भी बन सकती है, फिर चाहे वो बच्चा कितने भी जिद क्यों ना कर ले। फिर अगली सुबह अश्विनी 6 बजते ही किंजल को उठाने चली जाती है। ए किंजल, जल्दी उठ। माँ, सोने दो ना। मुंह उठाकर सीधे मेरे कमरे में इतनी सुबह क्यों आ गई हो आप? अरे बदतमीज लड़की, जल्दी चल, आज से तुझे बाहर जाकर पसीना बहाना है। चलना दौड़ना हर प्रकार की कसरत करेगी तू अब से। अरे इस बिस्तर पे लेट लेट कर ही तेरा पेट मटका बन गया है और शरीर एकदम गुब्बारा। अब जल्दी उठ। सोने दो ना माँ, मैं रात में कसरत कर लूंगी। अरे रात में तेरे पापा ने की थी क्या कसरत, बेवकूफ लड़की। जल्दी उठ, वरना इस खून जमाने वाली ठंड में ठंडा ठंडा पानी ही डाल दूंगी तुझ पर। हे भगवान, अरे आप मेरी माँ हो या दुश्मन? अपनी ही बेटी के साथ कोई इतनी कठोरता से कैसे पेश आ सकता है? तू मुझे माँ समझती है या दुश्मन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे 3 तक गिनने पर तू इस बिस्तर से नहीं उठी तो कान्हा जी की सौगन, मैं तुझ पर पानी डाल दूंगी। फिर उसके बाद तुझे बुखार ही क्यों ना चढ़ जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2। अरे रुक जाओ माँ, मैं उठ रही हूँ। ये हुई ना बात। किंजल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ बाहर कसरत करने जाना ही पड़ता है। फिर कसरत करके आने के बाद वो नहाने जाती है और फिर नाश्ते के समय, भाभी, मेरे चाय और पराठे कहाँ पर है? जल्दी लाइए ना, मुझे आज ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंचना है। ये ले, ये रहा तेरा नाश्ता। अब किंजल नाश्ते में चाय की जगह पर 2 प्रकार के जूस देखती है और वो देखकर किंजल एकदम हैरान रह जाती है। छी माँ, चाय की जगह पर आप मुझे ये जूस क्यों दे रही हो? और इनसे तो इतनी अजीब तरह की बू आ रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं पीने वाली इसे। मैंने तुझे कल ही कहा था कि अब से तेरी एक नहीं चलेगी इस घर में। जो भी मैं कहूंगी तुझे वो सब कुछ करना होगा। चल, अब जल्दी से नाक बंद करके इसे गटक जा, वरना मैं तुझे आज घर के बाहर निकलने ही नहीं दूंगी। क्या? अब जाने दीजिए ना माँ, और कसरत तो ये कर ही रही है ना। सिर्फ चाय और एक पराठे से कुछ नहीं होने वाला। सुबह शाम और रात में से एक वक्त तो इसे अपने पसंद का खाने दीजिए ना। चुप रहे बहू, अपनी हद में रह। तूने इसे पैदा नहीं किया है तो इसकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके इसका मोटापा भी जरूर घटेगा। अगर हम सोचेंगे कि इतना सा खाने से क्या हो जाएगा, तो हम मोटापा कभी नहीं घटा पाएंगे। इसीलिए इन सब में अपनी भावनाओं को और अपने मुंह की चटक को अपनी जगह पर रखकर मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा। फिर एक बार किंजल को ना चाहते हुए भी अलग अलग प्रकार के जूस पीने पड़ते हैं। अश्विनी भी अब उसे दिन में 10 बार वीडियो कॉल करती है ताकि वो देख सके ताकि किंजल ने बाहर से कुछ खाया तो नहीं। अब तो रचना भी उसे चुपके से खाना नहीं दे पाती, क्योंकि अश्विनी किंजल को ठीक करने के लिए सुबह सुबह मंदिर जाना भी बंद कर देती है। और ये सब देखकर संदीप बड़ा खुश होता है। क्या बात है किंजल, तुम अब अपने मोटापे को घटाने के लिए इतने प्रयास कर रही हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ और पापा तुम्हारे घर आने की बात कर रहे थे। उन्हें अश्विनी आंटी से मिलकर शादी की तैयारियों के बारे में कुछ बात करनी थी शायद, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि कुछ दिन बाद जाना। अब थोड़े ही दिनों बाद तुम्हारा वजन भी घट जाएगा और तभी मैं उन्हें तुम्हारे घर आने के लिए कह दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों संदीप? तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद हूँ या मेरी सुंदरता पसंद है? ऐसी बात नहीं है किंजल, वो भी तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन वो तुम्हारा ये मोटापा देखकर थोड़े हैरान रह जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। फिर एक रोज
मैं तो परेशान हो गई हूँ भाभी। दिन में कई बार मुझे कई सारी चीजें खाने का मन करता है, लेकिन पता नहीं माँ का कब वीडियो कॉल आ जाए। उस खौफ में मैं कुछ भी नहीं खा पाती। माफ करना किंजल, लेकिन माँ जी अब ज्यादातर समय घर पर ही होती है, इसलिए मैं भी उनकी नजर से बचकर तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक समाधान है। समाधान? क्या समाधान भाभी? मैं हर शाम 6:30 बजे बाजार जाती हूँ। वहाँ सारी खरीदारी करने के कारण घर आते आते मुझे 7:30 बज जाते हैं, और तुम भी ऑफिस से 6 बजे आ जाती हो, तो 6:30 बजे मेरे साथ चला करो ना। और तुम्हारे मेरे साथ होने के कारण माँ जी तुम्हें वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें ऐसे लगेगा कि तुम मेरे साथ हो, इसीलिए कुछ भी नहीं खा पाओगी। हाँ भाभी, ये तो एकदम कमाल का सुझाव है। थैंक यू सो मच भाभी। अब किंजल रचना के साथ हर शाम बाजार जाया करती है, और वो वहां पर मस्त दबाकर अपनी पसंद का मस्त तला भुना और भारी खाना खाती है। ओए होए होए भाभी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी आत्मा किस कदर तृप्त हो गई है। ऐसे लग रहा है कि इतने दिनों बाद मैं अब जाकर कुछ खा रही हूँ। आइए, पिज्जा और बर्गर, तुम सबको मैंने कितना मिस किया। बिचारी, खाओ खाओ, जी भर के खाओ। यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। हाँ भाभी, वो तो है। ये सिलसिला अब 1 हफ्ते तक चलता रहता है, और 1 हफ्ते में फिर से किंजल की चर्बी और बढ़ जाती है। और ये बदलाव देखकर अश्विनी एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, फिर से तेरा शरीर मोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे माँ जी, जरूरी नहीं कि ढेर सारा खाने से ही व्यक्ति मोटा हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका शरीर अब इसी रूप में ढल चुका हो। कुछ कुछ लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उनका शरीर वैसे का वैसा ही रहता है। अरे चुप हो जा, ते मुंह तेरा। अरे अपनी इस गंदी जबान से कुछ अच्छा नहीं बोल सकती, तो कुछ बुरा भी मत बोला कर। अरे माँ, अब तो मैं आपकी हर बात मान रही हूँ ना, फिर भी मेरे शरीर में कुछ खास बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। अब आप ही बताइए, क्या करूं मैं? अरे तुझे क्या लगा, मैं इतने से ही हार मान जाऊंगी? नहीं, अगर अब कोई बदलाव नहीं दिख रहा तो कुछ दिनों बाद दिख जाएगा। जरूरी नहीं कि 1 हफ्ते में ही बदलाव दिखे। चल, अब जल्दी से ये काढ़ा पी ले। लेकिन माँ, मैंने जितना कहा है उतना कर, वरना मैं तेरे दोनों गाल सुझा दूंगी। किंजल के पास अश्विनी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन वही दूसरी तरफ वो चुप चुप कर अपनी भाभी के साथ बाहर जाकर अपनी पसंद का खाना खाया करती है, जिसके चलते उसका वजन घटता ही नहीं, और वो वैसे की वैसा ही रहता है। और अब उसमें कोई फर्क ना देखकर अश्विनी भी बड़ी परेशान होने लगती है। हे भगवान, मैं दिन रात एक करके फिर से इसे पतली करने में लगी पड़ी हूँ, लेकिन इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं दिख रहा। दिन भर तो ये कुछ खाती भी नहीं है, और हर 1 घंटे में मैं इसे वीडियो कॉल करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इतना डांटने के बाद भी ये बाहर कुछ खाती होगी। अपनी माँ का ये खौफ देखकर इसकी अकल तो ठिकाने आ ही गई है, लेकिन पता नहीं इसका वजन कब कम होगा। फिर एक दिन जब किंजल के होने वाले सास ससुर यानी संदीप के माता पिता रोमेश और भावना अचानक से उनके घर चले आते हैं, तभी किंजल का मोटापा देखकर वो दोनों भी हैरान परेशान हो जाते हैं। हाय मेरे राम जी! अरे अश्विनी बहन, ये क्या हो गया है आपकी बेटी को? पहली बार जब हम इसे देखने आए थे तब तो ये एकदम फूल सी थी, लेकिन अब देखो, ये तो एकदम भारी फूलों का गुलदस्ता बन चुकी है। अरे कैसे दिख रही है ये? लेकिन ये सब कैसे हुआ? वो दरअसल हमें कुछ भी नहीं सुनना है। अब ये बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। संदीप के पापा, चलिए, अब किंजल हमारी बहू बिल्कुल नहीं बनेगी। अश्विनी बहन, हम ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ रहे हैं। क्या? भावना का ये फैसला सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें।
और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कैसी लगी आइसक्रीम सौम्या? वाह मामा, ये आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम बच्चे। अंकुर देखता है कि रितु साइड में मुंह फुलाई खड़ी है। फिर वो उसके पास आइसक्रीम लेकर जाता है। ये लो रितु, तुम्हारा फेवरेट केशर पिस्ता फ्लेवर। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना है, खुद ही खाते बैठो अपनी भांजी के साथ। लेकिन रितु, प्लीज अंकुर, अब यहाँ सड़क पर मेरे साथ बहस शुरू मत करो। पहले ही मेरा मूड काफी खराब हो चुका है। रितु अंकुर से कोई बात ही नहीं करती। फिर घर जाने के बाद, अरे रितु, कब तक गुस्से में रहोगी? अब हम भी क्या कर सकते हैं? दीदी ने ऐन वक्त पर सौम्या को हमारे साथ भेज दिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल हम दोनों फिर से बाहर जाएंगे। पक्का प्रॉमिस। तुम तो चुप ही रहो अंकुर, ये सब दीदी जानबूझकर करती है। अरे उनके कारण मुझे कोई भी खुशी नहीं मिल पाती, और अब तो मुझे उनसे ज्यादा गुस्सा तुम पर आ रहा है, क्योंकि तुम तो बस भीगी बिल्ली बनकर रहते हो और उन्हें कुछ भी नहीं कहते। अरे कम से कम मेरे लिए तो कुछ बोल लिया करो। कब तक उनके आदेश का पालन करते रहोगे? इतना कहकर रितु कंबल ओढ़कर सो जाती है और बेचारा अंकुर उसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर एक दिन रितु और तन्वी दोनों मायके में नंदिता से मिलने जाते हैं। रितु वहां पर साड़ी पहने हुए आती है, वही तन्वी ने मॉडर्न कपड़े पहने होते हैं। अरे वाह वाह वाह, मेरी तन्वी कितनी प्यारी लग रही है। पहली बार मैं तुझे इस तरह से देख रही हूँ। तुझे किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची। शुक्रिया माँ। रितु तो बस तन्वी को ही देखती रह जाती है। फिर दोनों बहनें खाना खाते हैं और फिर वो तीनों बातचीत करने लगती है। और बता रितु, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है? पूछो ही मत माँ, आपने तो मेरी शादी बहुत ही गलत घर में कराई है। क्या? अरे लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? तो फिर और मैं क्या बोलूं माँ? मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, पति दिन भर ऑफिस में रहता है, और मेरी ये बेवकूफ ननद दिन भर सास की तरह मुझ पर अत्याचार करती रहती है। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा मत करो, ये बनाओ वो बनाओ। पक चुकी हूं मैं इन सब से। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है रितु? फिर क्या माँ? अरे वो मुझसे दो मीठी बातें भी नहीं करती है। उस घर में जाकर तो मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ माँ। फिर तो सही है, क्योंकि तू भी तो वैसी है, और मुझे पक्का पता है कि आगे चलकर तेरी और तेरी ननंद की बहुत अच्छी जमेगी। क्या माँ आप भी? यहाँ मैं आपको मेरा दुखड़ा सुना रही हूँ और आप ही कि मुझे ताने दे रही हो। अरे मजाक कर रही हूँ बाबा, इतनी भी दुखी मत हो। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वैसे तन्वी, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है बेटा? मेरा ससुराल? मेरा ससुराल मेरा ससुराल नहीं, बल्कि मेरा दूसरा मायका बन चुका है। वहां पर सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा तो मेरी ननंद डिम्पल। अरे वाह, क्या बात है बेटा। हाँ माँ, डिम्पल ने तो मुझे हीरे के झुमके भी दिए हैं और अपने आधे से ज्यादा कपड़े भी दिए हैं। वो हर तरह से मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान ऐसी ननंद सबको दे। और अगर सच कहूं तो उसके साथ मेरा नाता ननंद का नहीं, बल्कि एक पक्की सहेली या बहन जैसे बन चुका है। चलो अच्छा है, ये सब सुनकर मेरे मन को तसल्ली मिल गई बेटा। तन्वी और उसकी ननंद के बारे में सुनकर रितु को मन ही मन जलन होने लगती है। फिर जाते समय, सुन लो तन्वी, मेरे ससुराल में तो मेरी ननंद ने मुझे साड़ियां ही पहनने के लिए कहा है, और मुझे तो साड़ियों के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। तो तू चल ना मेरे साथ बाजार में, मुझे कुछ साड़ियां खरीदनी है। अभी? हाँ तन्वी, शादी से पहले तो मैं बस मॉडर्न ही कपड़े पहनती थी, और मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इस तरह से फूटी निकलेगी और मुझे इतना कठोर ससुराल मिलेगा। लेकिन दीदी, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे अभी डिम्पल के साथ बाहर जाना है। हम दोनों ने पहले से ही प्लान करके रखा था, इसीलिए। क्या?
तू उसके साथ बाहर जा रही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर तन्वी वहां से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर रितु एकदम हैरान रह जाती है। जिस लड़की को आज तक मैं इनकार करती रही, आज उसी लड़की ने मुझे इनकार किया और वो अपनी ननंद के साथ चली गई। बहन से प्यारी तो उसके लिए ननंद हो गई है। फिर एक दिन जब रितु अपनी सहेली के जन्मदिन के लिए बाहर जा रही होती है, तभी करीना उसे रोक लेती है। अरे ओ मोहतरमा, कहाँ चली है तोहफा लेकर? और क्या है इसमें? अरे दीदी, वो मैं बाहर जा रही हूँ। आज मेरी पक्की सहेली का जन्मदिन है ना, तो उसी की पार्टी में जा रही हूँ। क्या बाहर जा रही है तू? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी पार्टी शार्टी में जाने की। चुपचाप घर में बैठो और लाओ, ये तोहफा मुझे दे दो। ये मेरे या मेरी सहेली को देने में काम आ जाएगा। इतना कहकर करीना रितु के हाथ से वह तोहफा छीन लेती है। लेकिन दीदी, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? मैंने तो घर के सारे काम भी कर दिए हैं। देख रितु, अभी थोड़ी देर में घर पर मेरी सारी सहेलियां आ जाएगी, तो उनकी सेवा कौन करेगा? तुम्हें ही करनी होगी ना। अब चलो जाओ, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाना शुरू कर दो। ठीक है दीदी। रितु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है और उसे ना चाहकर भी अब सारा खाना बनाना ही पड़ता है। और जब करीना की सहेलियां आती हैं, तभी उनकी सेवा भी उसे ही करनी पड़ती है। अरे बाबा नहीं, अभी बस हो गया। ये सारे समोसे और कचौरियां खाकर तो मैं आज के दिन में ही मोटी हो जाऊंगी। क्या तू भी मालविका, इतने में कोई मोटा होता है क्या? वैसे मानना पड़ेगा करीना, तूने अपनी नौकरानी को बड़ी अच्छी तरह से ट्रेन किया है। खाना बनाने से परोसने तक ये हर काम एकदम सही से कर रही है। क्या कहा? नौकरानी? अरे क्या हुआ करीना, तू हंस क्यों रही है? अरे बाबा, ये मेरी भाभी है। क्या? लेकिन कोई बात नहीं, तू इसे एक प्रकार से नौकरानी ही समझ सकती है। फिर तो सही है तेरा। करीना और उसकी सहेलियों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर रितु का गुस्सा और बढ़ने लगता है और उसे अब वो दिन याद आता है जब उसने तन्वी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया होता है। मैंने तो आज तक किसी की भी कोई बात सुनकर नहीं ली, लेकिन आज मुझे खुद का ही मजाक बनते हुए देखना पड़ रहा है। मन तो ऐसे कर रहा है कि एक एक के खाने में जहर मिलाकर दे दूं। नालायक औरतें, सत्यानाश हो इन सब का, और खास करके मेरी जालिम ननंद का। वही दूसरी तरफ तन्वी और पीयूष दोनों बाहर घूमने जा रहे होते हैं। ऑल सेट तन्वी, वैसे एक बात कहूँ, दिन ब दिन तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर होती जा रही हो। ओफो पीयूष, तुम भी ना हर रोज मेरी तारीफ करते हो, और कभी कभी तो मुझे तुम्हारी तारीफों पर शक भी होता है कि कहीं तुम बस मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, वाकई में मैं तहे दिल से कह रहा हूँ। और तन्वी, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जो मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली, वरना आजकल के इस जमाने में तुम्हारी जैसी साफ दिल लड़की मिलना कितना मुश्किल है। शुक्रिया पीयूष, लेकिन तुमसे ज्यादा तो मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे अपने ससुराल में इतना प्यार और अपनापन मिल रहा है, वो भी पहले दिन से ही। उतने में वहां पर डिम्पल आ जाती है। अरे डिम्पल, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। चलो अब तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। हाँ डिम्पल, क्योंकि माँ तो अब मंदिर गई है और वो सीधे 5 से 6 घंटे बाद ही आएगी, क्योंकि वहां पर आज कोई कार्यक्रम है। तो तू घर पे रहकर क्या करेगी? खामखा बोर हो जाएगी। इससे अच्छा तू हमारे साथ चल। नहीं भैया भाभी, आप दोनों ही जाकर आओ और खूब मजे करना, क्योंकि मैं अकेली अब मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी पसंदीदा फिल्म देखने वाली हूँ। लेकिन डिम्पल, नहीं भाभी, मैंने कहा ना कि मैं फिल्म देखने वाली हूँ, तो मैं बोर कैसे हो जाऊंगी? और वैसे भी मुझे आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना है।
और ये आप दोनों का पर्सनल टाइम है और हमें हर किसी की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए। सबका अपना अपना निजी समय होना ही चाहिए। और भैया थोड़ी ना रोज आपको कहीं लेकर जाते हैं। आज उन्हें छुट्टी है तो आप दोनों ही बाहर घूम कर आ जाओ और खूब मजे करना। डिम्पल की ये बातें सुनकर तन्वी अब भावुक हो जाती है। ना जाने कौन से पुण्य किए थे मैंने जो मुझे तुम्हारे जैसी इतनी समझदार और दिलदार ननद मिली। तन्वी बिल्कुल सही कह रही है डिम्पल। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम तन्वी के लिए जो भी करती हो ना, वो सब मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। हे भगवान, क्या आप दोनों भी ये शुक्रिया वगैरह बोलकर एक पल में ही मुझे पराया कर दिया। जाओ, अब से मैं आप दोनों से बात ही नहीं करूंगी। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ डिम्पल, हम तुम्हें पराया नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दिल की बात बता रहे हैं। और जो अपना है वो कभी पराया हो ही नहीं सकता। वो तो है। और आप दोनों को मेरा ढेर सारा प्यार। अब चलिए, सारा वक्त अगर यही बातचीत करने में जाया करोगे तो घूमने कब जाओगे? अरे हाँ बाबा, जा रहे हैं। और तुम भी अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ लगे तो मुझे फोन करना, ठीक है ना? हाँ भैया, अगर मुझे कुछ लगा तो मैं आपको फोन कर दूंगी। और अब आप मेरी चिंता मत कीजिए और भाभी के साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है डिम्पल, आते हैं हम जल्दी। बाय। हाँ भैया भाभी, बाय। फिर तन्वी और पीयूष दोनों घूमने चले जाते हैं, जहाँ गुजरते दिनों के साथ साथ तन्वी और उसकी ननन के बीच प्यार बढ़ते ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ रितु और उसकी ननन के बीच में तनाव बढ़ने लगता है। फिर एक रोज, हे भगवान, अरे रुक जा रितु, ये तू अभी क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी मतलब? आप देख सकती हो ना दीदी कि मैं रात का खाना बना रही हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें यह पता नहीं है क्या कि नवरात्रि के दिनों में प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करते हैं? इतना भी सिखाया नहीं क्या तुम्हारे मायके वालों ने? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, डफ्फर कहीं की। माफ करना दीदी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। हमारे घर में तो सब चलता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस दाल की जगह दूसरी दाल बना देती हूँ, वो भी बगैर प्याज और लहसुन वाली। अरे अपनी घास चढ़ने गई हुई अक्ल को जरा ठिकाने पे लाओ, फिर काम करो। समझ गई ना? मेरे पास क्या इतना फालतू का समय नहीं है जो मैं तुम्हें बार बार आकर ये समझाती बैठूं। इसीलिए अब नालायक होना छोड़कर समझदार बनो, बेवकूफ कहीं की। बस दीदी, अरे मांग ली ना मैंने आपसे माफी, फिर भी बार बार आप मुझे कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती हो। मैं हर बार चुपचाप आपका सुनकर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बोलती ही जाओ। अरे ओ हीरोइन, आवाज नीचे करके बात कर मुझसे। मैं तेरी ननद हूँ, कोई सहेली या पड़ोसन नहीं। आज तो तूने मुझसे इस तरीके से बात कर ली है, लेकिन आइंदा से मेरे साथ यूं आवाज चढ़ाकर बात करने की हिम्मत भी मत करना, समझी कि नहीं? करीना की बातें सुनकर रितु अब चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब रितु बाजार में सब्जियां लेने जाती है, तभी वो वहां पर तन्वी और डिम्पल को एक बड़े से मॉल के बाहर निकलते हुए देखती है। अरे तन्वी, तू यहाँ पर? अरे दीदी आप? मैं तो अभी मॉल में गई थी डिम्पल के साथ। हेलो दीदी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डिम्पल। लेकिन तन्वी, तू मॉल के महंगे और स्टाइलिश कपड़े कब से पहनने लग गई? शादी के पहले तो तू कभी मॉल भी नहीं जाती थी। हाँ दीदी, अब समय के साथ तो बदलना ही पड़ेगा ना, और मुझ में आए इस बदलाव का सारा श्रेय मेरी प्यारी ननन को जाता है। इसी के कारण ये सब हो पाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो दीदी? आप भी मॉल में जा रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर सब्जियां लेने आई थी। ओह, ऐसी बात है क्या? फिर वो तीनों वहां पर बातचीत करते हैं और फिर तन्वी और डिम्पल कार में सवार होकर वहां से चले जाते हैं। एकदम से बदल चुकी तन्वी की जिंदगी को देखकर
रेतु की आंखें अब फटी की फटी रह जाती हैं। ये तन्वी तो मॉल में मस्त मस्त फैशनेबल कपड़े खरीद रही है और मैं यहाँ पर आलू गोभी और भिंडी खरीद रही हूँ। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले